वेलकम टू द कंप्लीट सीरीज़ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान की कंप्लीट सीरीज़ है आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। और आज आपको एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट वाला लेसन जो है वो करवाया जा रहा है, कंप्लीट लेसन। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अब इंट्रोडक्शन से हम शुरुआत करते हैं एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की, ताकि आपको अच्छी तरीके से इसकी बेस जो है बन जाए, समझने में आसानी रहे। तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जो है, इससे मुराद जो है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट रेफर्स टू द इम्प्रूवमेंट इन फार्मिंग प्रैक्टिसेस दैट लीड्स टू इंक्रीज्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, बेटर इनकम फॉर फार्मर्स एंड ओवरऑल इनकम इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट से क्या होता है कि इम्प्रूवमेंट होती है फार्मिंग प्रैक्टिसेस में। जो फार्मिंग करने के तरीके हैं, जब एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होगी तो उन तरीक़ेकार में भी बेहतरी देखने में आएगी। और उन तरीक़ेकार में जब बेहतरी आएगी तो उससे क्या होगा कि जो प्रोडक्शन है, जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, उसके अंदर भी इजाफा देखने में आएगा। जितनी ज़्यादा बेहतरी होगी तो उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्शन में भी इजाफा होगा। और इसके अलावा फिर जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम भी बेटर होगी, उनकी इनकम में ठीक ठाक इजाफा भी होगा। और इसके अलावा जो ओवरऑल इकॉनमी है उसकी भी ग्रोथ देखने में आएगी। और एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है पाकिस्तान की इकॉनमी की मेन सेक्टर्स में से एक है एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इट्स रोल की हम बात करें, जो सेक्टर है एग्रीकल्चर का और इसके रोल की, सो एग्रीकल्चरल सेक्टर इंक्लूड्स, अब इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें फार्मिंग है, लाइफ स्टॉक्स हैं, फॉरेस्ट्री हो गई, फिशरीज़ हो गई, तमाम इसमें आ जाते हैं। रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसका क्या किरदार है। सो प्रोवाइड फूड्स फॉर द पॉपुलेशन, ये फूड प्रोवाइड करता है। फूड आती है कहाँ से पॉपुलेशन के लिए, एग्रीकल्चर से आती है। इसके अलावा सप्लाईज रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रीज़, ना सिर्फ ये कि फूड प्रोवाइड कर रहा है बल्कि रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी इस पर डिपेंड कर रही हैं। स्पेशली अगर हम देखें कॉटन वगैरह की जो ज़रूरत पड़ती है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो इंडस्ट्रीज़ भी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होती हैं। इसके अलावा ये कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, स्पेशली रूरल एरियाज़ की हम बात करें तो मेजोरिटी जो लोग हैं वो एग्रीकल्चरल से ही वाबस्ता होते हैं, तो इनकी एम्प्लॉयमेंट वहीं से जुड़ी होती है। अदरवाइज़ तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ना हो तो रूरल एरियाज़ में मेजोरिटी लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड हो जाएँ। और इसके अलावा कंट्रीब्यूट्स टू एक्सपोर्ट एंड नेशनल इनकम, ये एक्सपोर्ट के अंदर भी इसकी कंट्रीब्यूशन है और नेशनल इनकम में भी। अगर हम लें, सो पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिपेंड्स हैविली ऑन कॉटन प्रोड्यूस बाय फार्मर। पाकिस्तान की हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, जो कि एक वो भी मेजर सेक्टर्स में से आ जाता है, तो वो भी हैविली डिपेंड कर रही है कॉटन के ऊपर, उस कॉटन के ऊपर जो फार्मर प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब जितनी ज़्यादा बेहतर कॉटन प्रोड्यूस करेंगे और जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में, तो उतनी ही ज़्यादा इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होगा। कोऑपरेटिव फार्मिंग की हम बात करते हैं। कोऑपरेटिव फार्मिंग की हम बात करें, सो इज़ अ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम है वहाँ पर होता क्या है कि फार्मर पूल देयर लैंड्स रिसोर्सेज एंड एफर्ट्स टू वर्क टुगेदर इन शेयर प्रॉफिट। अपनी जितनी भी उनके पास लैंड्स होती हैं, ज़मीनें होती हैं, उनके पास जितने भी दूसरे रिसोर्सेज होते हैं और अपनी एफ़र्ट्स, वो तमाम मिल के काम करते हैं और अपने प्रॉफिट शेयर करते हैं। यानी कि यहाँ पर मिल के काम करने वाली बात होगी, अपनी ज़मीनें, रिसोर्सेज और अपनी एफ़र्ट, तमाम चीज़ें वो मिला के काम करते हैं। इसको जो है वो हम कोऑपरेटिव जो है वो फार्मिंग कहते हैं। और फिर प्रॉफिट जो मिलता है उसको भी ज़ाहिर बात है वो आपस में बांट लेते हैं। अब इसके फ़ायदे अगर हम देखें तो क्या है, एफिशिएंट यूज़ ऑफ लैंड एंड मशीनरी। इसमें लैंड का जो इस्तेमाल होता है वो भी एफिशिएंट तरीके से किया जाता है, और फिर जो मशीनरी होती है उसका भी। अब ये हो सकता है कि एक फार्मर के पास मशीनरी ज़्यादा है, दूसरे के पास लैंड ज़्यादा है, तो दोनों ही को फ़ायदा होगा। इसके अलावा क्या होता है कि रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है उसके अंदर कमी आती है। और इम्प्रूविंग बार्गेनिंग पावर ऑफ फार्मर्स, फिर फार्मर जब मिल के काम करते हैं तो उनकी बार्गेनिंग पावर में भी बेहतरी देखने में आती है। एग्जाम्पल लें तो स्मॉल फार्मर्स इन अ विलेज जॉइंटली परचेज ट्रैक्टर्स एंड फर्टिलाइजर टू रिड्यूस इंडिविजुअल कॉस्ट। यानी कि छोटे फार्मर्स जो हैं किसी एक विलेज में, वो क्या करता है कि मिल के ख़रीद लेते हैं ट्रैक्टर और फर्टिलाइज़र्स, ताकि इंडिविजुअल कॉस्ट कम आए। अब अकेले अकेले लोग ख़रीदेंगे तो उनके लिए काफ़ी मसले मसाइल होंगे, लेकिन अगर वो मिला के ख़रीद लेंगे तो इतनी ज़्यादा कॉस्ट उनको नहीं होगी। तो मिलके ट्रैक्टर और फर्टिलाइज़र ख़रीद लेते हैं वो। और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की अगर हम बात करें, सो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फ्रॉम फार्म्स टू कंज्यूमर्स। अब जिस तरह नॉर्मल एक मार्केटिंग होती है कि उसका मकसद क्या होता है कि चीज़ जो है वो फैक्ट्री से निकल के कंज्यूमर के हाथ तक पहुंच जाए, तो इसी तरह इसमें भी कुछ इसी तरीके की ही चीज़ होती है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होती हैं वो फार्म से निकल के कंज्यूमर तक पहुंच जाए, ये चीज़ होती है। और मार्केटिंग में सिर्फ सेल शामिल नहीं होती बल्कि पूरी की पूरी एक चेन शामिल होती है इसमें। जिस तरह नॉर्मल मार्केटिंग में पूरी एक चेन शामिल होती है, तो इसी तरह इसमें भी ये है कि फार्म से कंज्यूमर तक तमाम जितनी भी चीज़ें होती हैं वो मार्केटिंग के अंदर आ जाती हैं।
तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए सेल किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को फार्म से लेकर कंज्यूमर तक। और की एस्पेक्ट्स की हम बात करें तो फिर अब जब मार्केटिंग में, नॉर्मल मार्केटिंग में भी यही होता है कि स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन होती है, तो इसमें भी ये होता है कि इसको स्टोर करना, इसकी ट्रांसपोर्टेशन होना, इसकी प्राइस सेट करना कि कितनी प्राइस है, इसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह जो होते हैं, रोल ऑफ मिडिल मैन। अब जब फार्म से कंज्यूमर तक पहुँचे तो दरमियान में कई सारे मिडिल मैन आते हैं। वो इंपॉर्टेंस की हम बात करें, इंश्योर फार्मर्स गेट फेयर प्राइस। अब ये भी एक चीज़ है कि फार्मर्स को भी फेयर प्राइस मिले क्योंकि वो इतनी मेहनत करते हैं। तो इसके अलावा रिड्यूसेस वेस्टेज ऑफ क्रॉप्स, वेस्टेज कम होगी जितनी ज़्यादा, तो ऑब्वियसली बात है ओवरऑल फिर प्राइस जो है वो उसका बर्डन नहीं पड़ेगा, फार्मर्स को भी प्रॉफिट अच्छा मिलेगा और कंज्यूमर्स को भी जो है वो चीज़ महंगी नहीं पड़ेगी। और कनेक्ट्स फार्मर्स टू मार्केट्स, फार्मर्स को मार्केट्स के साथ कनेक्ट किया जाए। फार्मर मेहनत भी कर रहा है लेकिन जाहिर बात है उसको फ़ायदा तब ज़्यादा है जब मार्केट्स के साथ उसकी कनेक्टिविटी होगी, वो अपनी प्रोडक्ट को जो है वो ज़्यादा ईजिली जो है वो बेच सकेगा मार्केट में। एग्जाम्पल अगर लें तो व्हीट एंड राइस आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज़, अर्बन मार्केट्स फॉर सेल। जिस तरीके से व्हीट और राइस जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है रूरल फार्म से अर्बन मार्केट्स तक सेल के लिए। फार्मिंग होती है कहाँ पर, रूरल एरियाज़ में, जबकि मार्केट्स देखने में आती है अर्बन में, तो उसकी पूरी एक ट्रांसपोर्ट की जाती है सेल के लिए। एग्रीकल्चरल फाइनेंस की अब अगर हम बात करते हैं, एग्रीकल्चरल फाइनेंस मींस प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। एग्रीकल्चरल फाइनेंसिंग का मतलब यही कि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, फाइनेंस प्रोवाइड किया जाए। इसमें लोन्स और क्रेडिट दोनों ही आ सकते हैं फार्मर्स को, ताकि वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कर सकें। अब कई कुछ फार्मर्स ऐसे होते हैं जिनको रिक्वायर्ड होते हैं सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट उनको रिक्वायर्ड होती है, वो काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट उनको मिल जाए तो वो बहुत अच्छी तरीके से एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। अब सोर्सेस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में कहाँ से एग्रीकल्चरल फाइनेंसिंग हो सकती है, तो कई सारे बैंक्स हैं जैसे कि ज़रूरी तरक्याती बैंक है, गवर्नमेंट की स्कीम्स भी आती हैं, ट्रैक्टर वगैरह उसमें दिए जाते हैं फार्मर्स को। और इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं जो ज़्यादा बड़े लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन ये कि आसानी से प्रोवाइड कर देते हैं। जब छोटे लोन की जहाँ से ज़रूरत होती है तो वो प्रोवाइड कर देते हैं। इंपॉर्टेंस की बात करें, हेल्प फार्मर्स बायस सीड्स, फर्टिलाइज़र एंड मशीनरी, यानी कि इसकी अहमियत क्या है, फार्मर्स जो वो बाय कर सकते हैं सीड्स भी, फर्टिलाइजर्स भी, मशीनरी भी। सपोर्ट मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। मॉडर्न फार्मिंग की जो टेक्निक्स हैं उनके लिए कई सारे फाइनेंस की ज़रूरत है मशीनरी वगैरह के लिए अगर हम देखें तो उससे उसको सपोर्ट इसी से मिलेगी, ज़ाहिर बात है। और इसके अलावा ये कि फिर प्रोडक्टिविटी में इजाफा होगा, जब मॉडर्न मशीनरी का इस्तेमाल किया जाएगा फार्मिंग के अंदर तो नतीजा क्या निकलेगा कि प्रोडक्टिविटी में इजाफा होगा। प्रोडक्टिविटी में इजाफा होगा तो फार्मर का भी प्रॉफिट बढ़ेगा, कंज्यूमर को भी चीज़ फिर कम दामों में मिलेगी क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही होगी, और इसी तरह जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी बहुत ज़्यादा होगी। अब एग्जाम्पल लें तो अ फार्मर टेक्स अ लोन टू परचेज अ ट्रैक्टर और इंस्टॉल अ ट्यूब वैन, यानी कि एक फार्मर जो कि लेता है लोन ताकि वो एक ट्रैक्टर ख़रीद सके या फिर ट्यूब वेल जो है वो इंस्टॉल कर सके। अब एग्रीकल्चरल टैक्सेशन की बात करें, एग्रीकल्चरल टैक्सेशन रेफर्स टू टैक्स इम्पोज ऑन एग्रीकल्चर इनकम और लैंड। एग्रीकल्चरल टैक्सेशन से मुराद वो टैक्स है जो लगाया जाता है एग्रीकल्चर की ज़मीनों पे या फिर एग्रीकल्चर की इनकम पे, तो उसको हम एग्रीकल्चरल टैक्सेशन कहते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि टैक्स जिस तरह लगता है बाकी इनकम पे, तो एग्रीकल्चरल इनकम पे लग रहा है या लैंड पे लग रहा है, उसको हम एग्रीकल्चरल टैक्सेशन कहते हैं। और इसका पर्पस क्या आता है, जनरेट गवर्नमेंट रेवेन्यू। अब गवर्नमेंट की इनकम का भी एक ये ज़रिया है। टैक्स वैसे ही मेन सोर्स ऑफ इनकम में से होता है गवर्नमेंट की। रिड्यूस इनकम इनक्वालिटी, अब इनकम इनक्वालिटी इस तरीके से है कि जो ज़्यादा कमाए उससे ज़्यादा टैक्स लिया जाए, तो इससे इनकम इनक्वालिटी जो है वो कम की जाती है। और इसके अलावा इनकरेज एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, जो लैंड सॉरी जो ज़मीनें हैं उनका एफिशिएंट इस्तेमाल जो है वो किया जाए, ये भी एक चीज़ है। अब गवर्नमेंट अगर एक तरफ टैक्स लेती है तो दूसरी तरफ गवर्नमेंट प्रोवाइड भी करती है फैसिलिटीज़, और गवर्नमेंट को करना भी चाहिए। तो ये एक पूरा साइकिल होता है इस चीज़ का। अब इश्यूज़ इन पाकिस्तान की हम बात करें, लेकिन कई सारे हमारे यहाँ देखते हैं मसले मसाइल देखने में आते हैं। तो एक तो ये कि लो टैक्स कलेक्शन फ्रॉम एग्रीकल्चर, टैक्स कलेक्शन के अंदर कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। लो टैक्स कलेक्शन होती है, लैंड लॉर्ड वगैरह या जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं उनकी तरफ से कई सारे जो है वो टैक्स कलेक्शन के आते हैं। यहाँ पे जो टैक्स कलेक्ट करने वाले इदारे हैं वो भी, उनमें भी कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपना काम सही तरह नहीं करते, तो इसके से टैक्स कलेक्शन जो है वो सही तरह नहीं हो पाती। इसके अलावा अनईक्वल टैक्स सिस्टम अभी तक हमारा ऐसा है कि जो अनईक्वल है, इनकम के हिसाब से नहीं है, यानी कि जिसकी ज़्यादा इनकम है उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स नहीं चार्ज हो रहा, बल्कि ये उल्टा हो रहा होता है कुछ जगहों पे। तो ये इश्यूज़ हैं जिनको रिजॉल्व करने की अब ज़रूरत है। एग्जाम्पल की हम बात करें, सो लैंड ऑनर्स में बी टैक्स बेस्ड ऑन लैंड साइज और इनकम।
अब जैसे कि लैंड ओनर को का जो है वो टैक्स लगाया जा रहा है लैंड साइज या इनकम के ऊपर, तो मतलब ये डिपेंड करता है इस चीज़ के ऊपर। अब लैंड टेन्योर सिस्टम एंड लैंड रिफॉर्म की अगर हम बात करें, सो लैंड टेन्योर सिस्टम जो है इट रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ लैंड ओनरशिप एंड राइट्स। इससे मुराद सिस्टम होता है लैंड ओनरशिप का भी और राइट्स का भी। और इसकी टाइप्स की हम बात करें तो इसमें ऑनर फार्मिंग है, टेनेंट फार्मिंग आती है, लैंड लॉर्ड सिस्टम आ जाता है। लैंड रिफॉर्म्स की हम बात करें तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ टू रीडिस्ट्रीब्यूट लैंड एंड इम्प्रूविंग फार्मिंग कंडीशंस। लैंड रिफॉर्म्स के ज़रिए क्या है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ज़रिए रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है लैंड को और फार्मिंग कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाता है। और इसके ज़रिए होता क्या है कि जिन लोगों को लैंड की ज़रूरत होती है और उनके पास लैंड नहीं होती, उनको भी लैंड मिल जाती है अगर ये रिफॉर्म सही तरह किए जाएँ तो। और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, रिड्यूस कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप, यानी कि लैंड सिर्फ चंद हाथों में रहे, ये चीज़ होना बहुत ख़तरनाक है। उससे फिर क्या होता है कि जो चंद लोग हैं वो नाजायज़ फिर इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़मीनों का, टैक्स भी एक तरफ वो नहीं देते और फिर एक्सप्लॉइट करते हैं वो फार्मर्स को। और इसके अलावा ये भी कि फार्मर्स की जो लिविंग स्टैंडर्ड है उनको बेहतर किया जाए, क्योंकि असल काम तो फार्मर का है। जो लैंड लॉर्ड है, फ्यूडल लॉर्ड होते हैं, वो जो है अपना ज़रूर वो प्रॉफिट रखें, ज़ाहिर बात है वो भी रखेंगे, लेकिन वो एक्सप्लॉइट ना करें फार्मर्स को, नाजायज़ जो इनसे उनका फ़ायदा ना उठाएं। तो जो फार्मर का लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो भी उसमें इम्प्रूवमेंट होती है इससे। और इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, और जो बहुत बड़ा फ़ायदा पूरे कंट्री के लिए होता है वो होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में इजाफा होना। और जब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में इजाफा होगी तो इकोनॉमी भी ग्रोथ करेगी और फिर ओवरऑल जो इकोनॉमी है उसका फ़ायदा होगा। तो जो पर कैपिटा इनकम होती है, ओवरऑल जो इनकम होती है लोगों की, वो भी उसके अंदर इजाफा देखने में आता है पूरे कंट्री की। अब एग्जांपल लें तो इन पाकिस्तान लैंड रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस टू लिमिट लार्ज लैंड होल्डिंग एंड डिस्ट्रीब्यूट लैंड अमंग पुअर फार्मर्स। लैंड रिफॉर्म किए गए थे पहले ताकि लिमिट लगाई जाए जो लार्ज लैंड होल्डिंग्स है, यानी कि चंद हाथों में ज़मीनें रहें, इस चीज़ को रोकने के लिए। और डिस्ट्रीब्यूट किया जाए लैंड पुअर फार्मर्स तक, ऐसे फार्मर्स जो कि काम कर सकते हैं और काम करना भी चाहते हैं लेकिन उनके पास ज़मीनें नहीं है, तो उनको ज़मीनें उन तक पहुँचे। अब कंक्लूड करते हैं आज के इस लेसन को। सो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज़ एसेंशियल फॉर पाकिस्तान इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये ज़रूरी है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी की ग्रोथ के ज़रिए, एंड बाय इम्प्रूविंग मेथड्स, इम्प्रूव फार्मिंग मेथड को इम्प्रूव करते हुए, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हुए, एंड इम्प्लीमेंटिंग लैंड रिफॉर्म्स, और लैंड रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करते हुए कंट्री कैन अचीव फूड सिक्योरिटी, या हमें फूड सिक्योरिटी हासिल होगी, फूड की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर, रिड्यूस पॉवर्टी के अंदर कमी देखने में आएगी, एंड एनहेंस रूरल डेवलपमेंट, और जो रूरल एरियाज़ हैं उनमें डेवलपमेंट होगी। अब होता क्या है कि रूरल एरियाज़ जो है वो बैकवर्ड हैं एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप ना होने की वजह से, और इसी वजह से फिर क्या होता है कि लोग अर्बन एरियाज़ की तरफ माइग्रेशन करते हैं, और नतीजा क्या निकलता है कि अनस्टेबिलिटी देखने में आती है सोसाइटी के अंदर, और फिर अर्बन एरियाज़ के अंदर भी प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ जाती हैं इसी वजह से। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, ख़ास तौर पर उसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।